हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब में। और हमारा एफएम का प्रैक्टिकल एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है। सफ़र थोड़ा लंबा है, ठीक है, बट हम डिटेल में उसको पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कोशिश यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सब चीज़ें एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आए एग्ज़ाम को फेस करने का, और अच्छे से आप अच्छे मार्क्स लाके मुझे सरप्राइज दो, ऐसा मेरा थोड़ा सा है एक्सपेक्टेशन आपसे, ठीक है। चलिए, तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने कल स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं, और आज थोड़ा और उसमें और क्वेश्चंस करेंगे। एज यूजुअल स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, समझने पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। बोलने के लिए रिवीजन सीरीज है, बट हम सबको पता है कि ये क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थोड़ा टफर पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा स्लो लूंगा और चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले वीडियो लाइक कर दो, और आई होप आपने अभी तक के सारे पार्ट्स देखे हो। पूरी सीरीज है सर ये, और आप भरोसा रख सकते हो कि मैं प्रैक्टिकल एमसीक्यूज सारे टाइप्स के कवर करूंगा, जो भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के हिसाब से रेलिवेंट होंगे पेपर के लिए, वो सारे मैं कवर करूंगा, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करें। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए सर, तो अब टाइप है नॉमिनल यील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आ रहा है दोनों पेपर में और रिपीट हो रहा है अभी, ठीक है। तो नॉमिनल यील्ड उसका टाइप का नाम मैंने रखा हुआ है। तो इफेक्टिव यील्ड और नॉमिनल यील्ड ऐसे दो नाम है। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अब ये कोई अलग से ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जब भी आप कंपाउंडिंग करते हो, ये कंपाउंडिंग में ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली, तो आपका जो रेट है वो नॉर्मल, जो आपका नॉमिनल यील्ड उसको ही कहते हैं। कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो साल का 12% आप अर्न करते हो, वो नॉमिनल यील्ड है। पर अगर आप फ्रीक्वेंटली कंपाउंडिंग करोगे, मंथली कंपाउंडिंग करोगे, क्वार्टरली करोगे, सेमी एनुअली करोगे, तो आपका हल्का सा यील्ड ज्यादा आता है। हल्का सा आपका जो इफेक्टिव अर्निंग है कंपाउंडिंग करने के बाद, वो थोड़ा ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप कमाते हो, तो हल्का सा आपका इफेक्टिव रेट बढ़ जाता है। उसी को कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव यील्ड आप कह सकते हो। और जाने अनजाने में हमने ये थोड़ा देख भी लिया है, जो आपको पता भी नहीं चला होगा। तो ये जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने ये देखा, याद आ रहा है, स्टार्टिंग में हमने कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन किए थे, याद आ रहा है। देखो पहला वाला था एनुअल कंपाउंडिंग, तो इसमें तो इफेक्टिव रेट सेम ही रहेगा, इसमें तो इफेक्टिव रेट सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एनुअली था कंपाउंडिंग, तो कुछ इफेक्टिव रेट अलग से होगा नहीं, सेम होगा। लेकिन अगर आप एक ही साल में कंपाउंडिंग करते हो, एक ही साल में आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे साल में 2 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो क्योंकि सेमी एनुअली है, साल में 4 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, साल में 12 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो क्योंकि मंथली है, तब ये इफेक्टिव रेट निकलता है। क्लियर है। तो सिचुएशन समझ लो कि ये कब आता है और आप क्या निकाल रहे हो। तो जाने अनजाने में हम ये निकाल चुके हैं। देखो एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थी, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थी, ठीक है। ध्यान दो, सेमी एनुअली लिखा हुआ है। तो आपने ये किया था, याद है, आई डिवाइडेड बाय 2 और रेस्ट टू द पावर में n मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये इसके वजह से इफेक्टिव रेट निकलता है, ठीक है। तो अगर मैं टेनोर 1 साल मानूं, ठीक है, 1 साल का निकलता है, आई थिंक इसमें एक ही साल है, अच्छा 2 इयर्स है, आप 1 ईयर के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इफेक्टिव यील्ड कैसे निकलती है। तो अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मल 10%, अब मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है, ठीक है। इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, अगर मेरा कंपाउंडिंग एग्जाम्पल हाफ ईयरली है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, तो अपन क्या करते हैं, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, क्योंकि सेमी एनुअली है तो आई को हाफ ईयरली बना देंगे। आई अभी क्या है, आई इंटरेस्ट रेट अभी क्या है, एनुअली है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये सेमी एनुअल रेट हो जाएगा। और एन को भी अब मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, जितना आप ड्यूरेशन कम करोगे उतने नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटू 2 हो जाएगा। तो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, तो इंटू 2 हो गया।
बस ये सॉल्व करो, ठीक है। आपको मतलब यहां -1 करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला ये, बस अपन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस अपन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लॉजिक है, ठीक है। ध्यान दो, तो बोलो आय ले लो 10%, तो 0.1 आय आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ गया 0.05 प्लस 1, तो ये आ गया ब्रैकेट आ गया 1.05। अब इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इनटू इक्वल टू, तो इनटू इक्वल टू किया तो क्या होगा 1.1025, 1.1025 ये पूरा हो गया, इसमें 1 भी इंक्लूडेड है जो आपने पहले ऐड किया था। अब माइनस कर लो, बोलो -1, तो आपका इफेक्टिव रेट कितना हो गया 0.1025, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, तो इसको करो इनटू 100, तो आपका इफेक्टिव रेट कितना हो गया 10.25। आए ख्याल में? तो जो नॉमिनल रेट आपका 10% था, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग वो बढ़ के कितना हो गया 10.25। तो बस इतना ही कंसेप्ट होता है इफेक्टिव यील्ड का। अब आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं पेपर में वो टफ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन उल्टा आ रहा है। नॉमिनल से इफेक्टिव जाना है आसान है, इन्होंने उल्टा पूछा है, आपको इफेक्टिव रेट दिया है और बैक वर्किंग करके पूछा है कि बताइए इसका नॉमिनल रेट कितना रहा होगा, इसका नॉमिनल रेट क्या रहा होगा, ऐसा आपको निकालना है। तो ये रिवर्स वर्किंग वाला एक्चुअली क्वेश्चन है, इसीलिए हल्का सा टफ है, हल्का सा थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। बट कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है। रिवीजन करते वक्त आपको बस ऐसे ही समझना है, ऐसे ही देखना है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होती है, जितनी ज्यादा बार, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप कंपाउंडिंग करोगे, उतना इफेक्टिव रेट ज्यादा होता है। तो सेमी एनुअली का जो रेट है वो कम होगा, क्वार्टरली का रेट थोड़ा और ज्यादा आएगा, और अगर आप मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो रेट थोड़ा और ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो ऐसे होगा। और ये मैंने बताया भी था कि इसमें जैसे मैंने बताया था ना कि एनुअली किया तो 2420, सेमी एनुअली किया तो देखो अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, अमाउंट बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव रेट बढ़ने की वजह से ही होता है। क्लियर है? तो इंट्रो आपको समझ में आ गया ये टाइप का। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्या करना है, मैथमेटिक्स कैलकुलेटर सब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दो। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली, हमेशा ही कंपाउंडिंग ही होगा और हमेशा फ्रीक्वेंसी या तो सेमी एनुअली होगी, या तो क्वार्टरली होगी, या तो मंथली होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है और इफेक्टिव रेट आपको दिया हुआ है, दैट इज 12.55, 12.55, ठीक है। व्हाट इज इट्स नॉमिनल यील्ड? अब 12.55 देख के समझ में आता है कि 12 के अराउंड ही होगा, हल्का सा ज्यादा हो जाता है ना, हल्का सा बढ़ जाता है तो हल्का सा ही कम होगा, तो इसलिए सारे आंसर 12 पॉइंट समथिंग ही होंगे। इसलिए आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुक्का नहीं मार सकते। देखो कितने कम कम फ्रीक्वेंसी में आंसर दिए हुए हैं, हल्का हल्का डिफरेंस है देखो, तो इतना आसान नहीं है तुक्का लगाना, ठीक है। तो अब ये उल्टा है, अब ये उल्टा है, ठीक है। यानी इक्वेशन देखो क्या रहा होगा कि इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, अब इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज डेसिमल में लिखो तो ज्यादा आसान होगी। तो 0.1255, ठीक है, 12.55 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकलता है 0.1255, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो। तो इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 1 प्लस नॉमिनल रेट या नॉर्मल रेट, जो भी आप बोलो, जो अपन को निकालना है। नॉर्मल रेट तो दिया ही नहीं ना, वही तो निकालना है, तो उसको मैं यहां पे आई लेता हूं, डिवाइडेड बाय, क्वार्टरली है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर, 4, तो रेट को डिवाइडेड बाय 4 और एन को मल्टीप्लाइड बाय 4। अब एन तो पूरा देखो साइलेंट है, अब ये रेट निकलते ही पर एनम है सर, तो इसमें मतलब एन देने की जरूरत भी नहीं है, नॉमिनल रेट सब रेट पर एनम ही होते हैं, इफेक्टिव रेट भी पर एनम ही होते हैं, तो ड्यूरेशन जो एन है वो हमेशा 1 ही होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो इसको 1 इंटू 4 करेंगे। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो इंटू 4, ठीक है, 1 नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 4 क्वार्टर्स, ठीक है। तो बस ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो अब क्या होगा बोलो, और इसमें आखिरी में -1 मत करना भूलना नहीं,
-1 करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ही होगा -1 करते हैं, ठीक है, -1 करना। तो ऐसा पूरा आपका इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक एक स्टेप करके मैं बताता हूं क्या करना है। बोलो, तो ये -1 उस साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1255 इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 4 और रेज टू द पावर 4, 1 इंटू 4 4। बोलो, अब क्या है, दोनों साइड को फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ पावर है ना, फोर्थ पावर हटेगा कैसे, जब आप फोर्थ रूट निकालोगे। तो दोनों साइड को अगर मैं फोर्थ रूट निकालूंगा तो ये फोर्थ पावर कट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ऐसा फोर्थ रूट ऑफ 1.1255 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, फोर्थ पावर को फोर्थ रूट करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यहां आएगा 1 प्लस आई अपॉन 4, वो 4 कट हो जाएगा। फोर्थ पावर फोर्थ रूट ऑपोजिट्स होते हैं, दोनों कट हो जाएंगे, मतलब वो पावर हट जाएगा, नॉर्मल ब्रैकेट हो जाएगा वो। बस अब आपको ये निकालना है, फोर्थ रूट ऑफ 1.1255। अब फोर्थ रूट है तो आसान है, 2 बार स्क्वायर रूट दबाओगे तो फोर्थ रूट आ जाता है, 2 बार स्क्वायर रूट दबाओगे तो फोर्थ पावर आ जाता है। अब अगर यही क्वेश्चन सेमी एनुअली रहा तो आपको तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का बटन आपके कैलकुलेटर में होता है। तो इसमें ये जो एक लेंदी प्रोसीजर आपने सुना होगा, रूट निकालने का एक लेंदी प्रोसीजर होता है 12 टाइम्स वाला, वो मैं आपको बताऊंगा, बट वो आप स्किप कर सकते हो यहां पे, क्योंकि या तो सेमी एनुअली फ्रीक्वेंसी होगी तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, फोर्थ पावर रहा तो क्वार्टरली रहा तो फोर्थ लेना पड़ेगा, मंथली आया तो यस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट क्वार्टरली या सेमी एनुअली वाले आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। जैसे इस केस में पहले मैं डायरेक्ट वाला आपको बता देता हूं। फोर्थ रूट निकालना है तो बस क्या करेंगे, 2 बार स्क्वायर रूट बटन दबाएंगे, ठीक है। तो बोलो, कैलसी उठाओ, कैलसी पे लो 1.1255, 1.1255 लिया, ठीक है, ले लो। अब 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, स्क्वायर रूट का बटन ऑलरेडी है, ठीक है। मेरा कैलकुलेटर तो गया हुआ है, छोड़ो, तो आपके कैलकुलेटर में आप ढूंढो, होगा ये यहां पे स्क्वायर रूट, तो 2 बार आप स्क्वायर रूट दबाओ तो आपका आंसर आएगा 1.0299, 1.0299 इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। बोलो सर, अब क्या करेंगे, 1 को उधर लेके जाओ, ठीक है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 1.0299 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.0299 इज इक्वल टू आई अपॉन 4। अब होगा क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो 4 उस साइड जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 0.299, 0.0299। अब वो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं चलो राउंड ऑफ कर देता हूं, ऊपर से ही यहीं से राउंड ऑफ कर लो, 1.0299 मतलब 3, ठीक है, 0.03 क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0.03 इंटू 4, तो वो आएगा एग्जैक्ट 12%, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 12%। क्लियर है, तो ऐसा होगा, सिंपल, क्लियर है, आए क्या ख्याल में। आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ये भी क्वार्टरली का ही है, टिपिकल क्वार्टरली है, सेम है, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, बताइए फटाफट। गिवन दैट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.31, ठीक है, सेम 9 के आसपास होगा, 9.31 है, तो इफेक्टिव रेट दिया है, नॉर्मल रेट आपको निकालना है। व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द कंपाउंडिंग इज कैरिड आउट क्वार्टरली। सेम टाइप है, पहले आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई भी करो भले, फिर चेक करो, ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा। बोलो, चलो बोलो, सेम 9 यानी 0.0931, ठीक है, 0.0931 यानी कि 9.31 डिवाइडेड बाय 100, 0.0931 इज इक्वल टू 1 प्लस आई जो निकालना है डिवाइडेड बाय 4, n इंटू 4, n इंटू 4। बोलो क्या होगा, n 1 ही है तो आप डायरेक्ट 1 इंटू 4 लिख सकते हो। बोलो सेम क्या करेंगे, बोलो सेम फॉर्मूला है, 1 को पहले उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1.0931 इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 4,
दोनों साइड का फोर्थ रूट निकालेंगे। बोलो तो फोर्थ रूट ऑफ 1.0931 इज इक्वल टू, यहां का फोर्थ पावर उड़ जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस आई अपॉन 4। तो अभी 1.0931 इसका फोर्थ रूट लेना है तो 2 बार स्क्वायर रूट दबाओ तो ये आएगा 1.0225 इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 4। 1 उस साइड जाएगा, प्लस है इस साइड तो उस साइड माइनस हो जाएगा। 1.0225 माइनस 1 तो आ जाएगा 0.0225। 0.0225 इज इक्वल टू आई अपॉन 4। क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आई इज इक्वल टू, बोलो 0.0225 इंटू 4 तो वो आएगा 0.09। ठीक है, यानी कि 9%। अब इत्तेफाक यही है कि राउंड फिगर ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई तुक्का लगाना चाहे तो राउंड वाला आंसर आप टिक कर सकते हो, पर इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आप देख रहे हो राउंड परसेंटेज ही आंसर में आ रहा है, 12% ही आ रहा है और 9% ही आ रहा है। तो जिनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा टाइम वैल्यू ऑफ मनी या ये सब बिल्कुल 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 भी नहीं पल्ले पड़ रहा, वो डायरेक्टली राउंड वाला तुक्का लगा सकते हैं अगर वो लगाना चाहे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल आंसर। अब एक मैं आपको रूट या पावर निकालने का जो लेंदी तरीका है वो बता देता हूं। तो उसको 12 टाइम्स वाला बोलते हैं तरीका। तो पहले मैं रूट वाला बताता हूं। रूट वाला होता है भाई स्क्वायर रूट ले लो, जो भी नंबर है स्क्वायर रूट ले लो 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट ले लो 12 टाइम्स। ठीक है, फिर आता है, एक सेकेंड, फिर आता है -1, 1 माइनस कर दो और फिर रूट ले रहे हैं तो आएगा डिवाइडेड बाय जो भी रूट लेना है, डिवाइडेड बाय रूट। ठीक है, जिसका भी रूट है, फोर्थ रूट है तो 4, 5 है तो डिवाइड बाय 5। ठीक है, और फिर वापस 1 ऐड कर दो और फिर इनटू इक्वल टू प्रेस करो 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये आता है रूट निकालने का। स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का रूट निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हो, और किसी का भी अगर पावर निकालना है जैसे फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, जो भी पावर है तो सेम ही है। 12 टाइम्स पहले स्क्वायर रूट निकालो उस नंबर का, -1 करो। अब बस यहां आपको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय द पावर, जो भी नंबर ऑफ पावर होगा मल्टीप्लाई करो, फिर वापस 1 को ऐड बैक करो और इनटू इक्वल टू प्रेस करो 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये लेंदी तरीका आपके लिए अवेलेबल है, आप नोट कर लो, लिख लो भाई, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे यूज होना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे वो यूज हो सकता है क्योंकि आप फोर्थ रूट निकालना चाहते हो। फोर्थ रूट तो चलो इत्तेफाकन 2 बार स्क्वायर रूट निकालने से आ जाता है, पर अगर ये न आता या कुछ और होता तो आपको करना ही पड़ता ना। तो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। तो अभी मैं ये निकाल रहा हूं, ये पूरा जो प्रोसीजर है वो ये वैल्यू निकालने के लिए कि कैसे हम फोर्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है 1.1255, स्क्रीन पे ले लो, स्क्रीन पे ले लो 1.1255। इसको अभी ध्यान से आपको 12 बार स्क्वायर रूट दबाना है, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट। काउंटिंग बरोबर करना और हाथों पे थोड़ा कंट्रोल रखना। ठीक है, तो 12 टाइम्स मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। मेरा आ रहा है 1.0000288645 आ रहा है। 12 टाइम्स स्क्वायर रूट हो गया पहला स्टेप। फिर बोलो -1, अब रूट निकालना है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इक्वल टू दबा सकते हो और फिर आपको +1 करना है। ठीक है, +1, तो +1 करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मैं बता देता हूं, 1.5 बार 0 721612। ठीक है, और अब आपको इनटू इक्वल टू 12 बार दबाना है। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है, कोई बड़ी बात आपको लगेगी नहीं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ये पूरा प्रोसीजर कर लोगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिलीव मी, मैं कर चुका हूं, पढ़ाते भी आया हूं तो मुझे पता है। एक बार आपको आदत डल गई कैलकुलेटर की, हाथ जम गया कैलकुलेटर पे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो 12 टाइम्स इक्वल टू आपको प्रेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जैक्टली वही आंसर आएगा।
1.0299 याद आ रहा है, 1.029998 वो जो भी था एग्जैक्टली वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आता है। तो ये पूरा हाथों पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपरली आप करोगे तो आपका 100% आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अगर आप रूट निकाल रहे हो तो डिवाइड करना है, और अगर आप पावर निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारे स्टेप सेम है, बाकी सारे स्टेप सेम है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भी ये आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। 1.02999 ये सब आया कि नहीं आया वो आप बताओ। और ये आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपका आया कि नहीं आया। और जिनका भी नहीं आया मेरे ऐप पे आ जाओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, या आप इसका जो निकाल रहे हो ना उसका वीडियो भी भेज सकते हो। ठीक है, मैं काफी अपने लेक्चर वाइज को तो वीडियो निकाल के भेजता हूं, इतना पर्सनलाइज सर्विस मिलता है जो देखो यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। पर मैं लेक्चर बायर को नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो बाकायदा कैलकुलेटर का वीडियो निकाल के भेजता हूं व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100% सर्विस आपको मिलेगी। तो ऐसा है। तो आई होप आपका ये पूरा टाइप अच्छे से कवर हो गया होगा। देखो मैंने 20 मिनट ले लिए, बट यही मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा A to Z इसके बारे में पता हो और आपको इजी लगना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव रेट आपको दिया रहेगा, नॉमिनल रेट आपको पूछा रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आप नोट कर लो। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आएगी, और रेज़ टू द पावर n इंटू जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, सेमी एनुअली में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। क्वार्टरली में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। और मंथली कंपाउंडिंग है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। क्लियर है? और ये भी आप नोट कर लो, ये भी आप नोट कर लो। क्लियर है? चलिए सर, तो एक पूरा टाइप हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब आ जाइए परपेचुइटी। ध्यान दो, परपेचुइटी यानी इंफिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, रामू वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3,000 अ मंथ। ठीक है, रिटायर होने के बाद उसको 3,000 रुपए पर मंथ चाहिए। ठीक है, आज वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, आज वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसी अमाउंट पे आप उसको 3,000 रुपए पर मंथ मिलते जाए डेथ तक। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशंस आफ्टर हिज डेथ। He can earn an interest of 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve this perpetuity goal? ठीक है, तो आज वो लमसम कितना पैसा इन्वेस्ट कर दे कि फिर मरने के बाद उसको, मतलब जो भी उनके डिपेंडेंट्स होंगे उनको 3,000 पर मंथ मिलते जाए। अब यहां सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, वो है बेस। काफी बच्चों का यही बस गलती होती है, बेस ध्यान नहीं रखते। अमाउंट दिया है सर मंथली और रेट है एनुअली, तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। या तो अमाउंट को पर एनम कन्वर्ट कर लो तो दोनों पर एनम हो जाएंगे, या तो रेट को मंथली में निकालो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही आता है। मैं दोनों आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले मैं अमाउंट को एनुअली कन्वर्ट कर रहा हूं। बोलो 3,000 पर मंथ है तो इंटू 12 तो वो आएगा 36,000। तो उसको साल का 36,000 रुपीज चाहिए, और उसका रेट है एनुअल 8%। तो परपेचुइटी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो है R डिवाइडेड बाय I। R डिवाइडेड बाय I, R मतलब रिसीट, कितना पैसा आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय I, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि ये परपेचुइटी वाला है ना, याद आ रहा है आपने कॉस्ट ऑफ उसमें भी पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इररेडीमेबल वाले में क्या करते थे, डायरेक्ट I डिवाइडेड बाय NP। वैसा ही है परपेचुइटी या इररेडीमेबल वालों में डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बोलो तो फॉर्मूला क्या है, R डिवाइडेड बाय I। सिर्फ दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। R अगर मंथली है तो I भी मंथली होना चाहिए, R अगर एनुअली है तो I भी एनुअली होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी दोनों एनुअली कन्वर्ट कर दिए हैं सर। बोलो 36,000 डिवाइडेड बाय 8%, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सर, मजाक मस्ती में 4.5 लाख। ठीक है, 4,50,000। राउंड ऑफ का फर्क आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वही, क्वेश्चन में जैसा आंसर रहा। अब जैसे मैं बताऊंगा आपको, इसमें 4.5 लाख आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट ने ये वाला मेथड फॉलो नहीं किया है, क्योंकि 4.5 लाख एग्जैक्ट अमाउंट आपको दिया ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या यूज किया है इसका भी आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं रेट को मंथली कन्वर्ट कर रहा हूं। बोलो
0.08 ये है साल का। ईयरली को मेरे को मंथली कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 12। अब बस राउंड ऑफ की वजह से देखो एग्जैक्ट 4.5 लाख नहीं आएगा, बट एग्जैक्ट पूरा 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 लोगे आखिरी तक डेसिमल तक तो 4.5 लाख ही आंसर आना चाहिए, लेकिन राउंड ऑफ कर लेंगे। जो फैक्टर आएगा इसको राउंड ऑफ करने की वजह से हल्का सा थोड़ा सा ये आएगा आंसर। ठीक है, बोलो 0.08 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आएगा देखो 0.00666666। पूरा इतना ही लोगे तो एग्जैक्टली 4.5 लाख ही आंसर आएगा, बट आपको राउंड ऑफ करना है तो 0.0067 ऐसा कर लेंगे। ठीक है, 0.0067 क्लियर है। बोलो तो आर डिवाइडेड बाय आई, आर अब मंथली लेना 3000, आई भी मंथली लेना 0.0067। बोलो सर कितना आता है, 3000 डिवाइडेड बाय 0.0067। बोलो 3000 डिवाइड बाय 0.0067 तो ये आएगा, अरे यार कितना आ रहा है आपका, हल्का सा वही फर्क आएगा। बोलो कितना आ रहा है, 4.4449। अच्छा वही, अब ये बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है कि एमसीक्यू में बहुत नजदीकी आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कितने डेसिमल में आप राउंड ऑफ करोगे बोल नहीं सकते, 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, सबका आंसर अलग आएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ये वाला सही है 4.5 लाख। अब 4.5 लाख ऑप्शन में ही नहीं है तो 4.5 लाख के नियरेस्ट कौन सा है वो ले लो, 4.5 लाख से नियरेस्ट जो भी होगा वो ले लो। 4.5 लाख से नियरेस्ट क्या है देखो 449। अब 449 में 2 हैं, 449 में 2 हैं तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है सर, ये वाला। ये मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट की एक्चुअली ये गलती है, इतने कम मार्जिन में आंसर देनी ही नहीं चाहिए। जब आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में जब भी होता है तो उनको भी पता है ना, कोई बच्चा 3 में राउंड ऑफ करेगा, कोई 4 में करेगा। आपने तो फैक्टर का वो दिया नहीं हुआ, आप ही दे देते ना कि मंथली रेट कितना होता है तो सबका आंसर सेम आएगा। अब ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट का मेरे ख्याल से गलत है, पेपर ड्राफ्टिंग ऐसी करनी ही नहीं चाहिए, हल्का सा ज्यादा डिफरेंस देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ना 447 है तो 448 449 ऐसा 1,000 का एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कम मार्जिन में दिया है तो ये एक्चुअली गलत है। ठीक है, तो लॉजिकली 5 लाख के जो भी नियरेस्ट है वो लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां एक्चुअली मैंने बुक में इसलिए पूरा इंस्टीट्यूट के हिसाब से दिया है तो मैंने 3 डेसिमल में लिया है। या पूरा ही लोगे ना 66666 एग्जैक्टली 4.5 लाख आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप कितना राउंड ऑफ करते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरे बुक में आंसर मैंने दिया है मैं वैसे ही लेके देता हूं। ठीक है, 5 डेसिमल में ले रहा हूं, एक्चुअली नॉर्मली 4 लेते हैं इसलिए मैंने 4 लिए थे, पर ठीक है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। तो ये एक्चुअली ये भी 4.5 लाख ही आना चाहिए, लेकिन अपन वही लेंगे नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट 4.5 लाख के नियरेस्ट होगा वो आंसर अपन को लेना है। ठीक है, चलिए सर बढ़े आगे। तो ये हो गया परपेचुइटी। आगे बढ़ते हैं, ये भी परपेचुइटी का ये हल्का सा अलग है। चलिए, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 lakhs पेज 25,000 पर एनम इन परपेचुइटी। ठीक है, आज आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 25,000 पर एनम इंफिनिटी तक मिलेंगे। तो पूछा है कि व्हाट इज द एनपीवी इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9%। ध्यान दो, ये जो परपेचुइटी आपको मिल रही है इसका रेट दिया ही नहीं है, इसका रेट 9% नहीं है। समझो बात को, वही कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई 3 लाख आज आप लगा रहे हो तो आपको 25,000 पर एनम परपेचुइटी तक मिलेंगे। ये एक रेट ऑफ रिटर्न है, इस पे जो रेट है वो दिया नहीं है, वो कुछ तो है। अब आपको पूछा है कि अगर 25,000 किसी को परपेचुइटी पे चाहिए, अगर 25,000 किसको परपेचुइटी पे चाहिए और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो बताइए उसकी एनपीवी कितनी होगी। अब एनपीवी कैसे निकलेगी, आपको 9% के हिसाब से पहले परपेचुइटी निकालनी है कि वो कितनी होगी। 25,000 रुपए पर एनम कमाने के लिए 9% के हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना है 3 लाख से, उसको कंपेयर करना है 3 लाख से। आ रहा है समझ में, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपको पता ही है फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल
इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। क्लियर है? तो ध्यान दो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए ऑड लगेगा। पहले आंसर निकाल लो तो आपको मैं समझाता हूं इंटरप्रिटेशन क्या होगा। बोलो। तो परपेचुइटी का पहले नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, वो आएगा आर डिवाइडेड बाय आई। आर और आई दोनों पर एनम में है, कुछ बेस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 9% कितना आएगा सर? 25,000 डिवाइड बाय 9%, ये आएगा 2,77,777 यानी 8। ठीक है? मतलब अगर 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिले तो अगर आप सिर्फ 2,77,778 इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको 25,000 पर एनम मिल जाना चाहिए। मतलब आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो, मतलब 3 लाख रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव एनपीवी आएगी। ठीक है? तो ध्यान दो, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ये कितना मतलब होना चाहिए 9% के हिसाब से, माइनस इन्वेस्टमेंट जितना आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है? तो 2,77,778 इतना आपको एक्चुअली लगाना चाहिए। वैल्यू आपको इसके हिसाब से मिल रही है, बेनिफिट आपको 2,77,778 का ही मिल रहा है, लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 लाख रुपए, ज्यादा लगा रहे हो, तो ये नेगेटिव एनपीवी आएगा। करो माइनस, क्या आएगा? 3 लाख माइनस 277,778, तो ये आएगा 22,222। ठीक है? नेगेटिव आएगा क्योंकि पैसा आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा पैसों पे कम मिल रहा है पैसा आपको। ठीक है? ऐसा है, तो नेगेटिव आएगा। अब अगर आपको ये पता करना हो कि सर मुझे एक्चुअली कितना रेट मिल रहा है, अगर 3 लाख में आज इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे 25,000 पर एनम मिलेगा परपेचुइटी तक, तो ये क्या रेट होता है, ये भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बोलो क्या आएगा? सेम फॉर्मूला है ये वाला। इसमें क्या है? परपेचुइटी अब दिया है, आर आपको दिया है, आई आपको निकालना है, तो आई उधर लेके जाओ, परपेचुइटी नीचे लाओ। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये आएगा 0.08333, यानी कि इंटू 100 करो तो रेट आएगा 8.33। मतलब एक्चुअली आपको रेट मिल रहा है 8.33 और डिजायर्ड रेट है 9%, तो इसीलिए आपकी एनपीवी नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये है। चलिए सर, तो ये ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, सिंकिंग फंड। ठीक है? ये डिबेंचर रिडम्पशन वाला ही है, ये डिबेंचर रिडम्पशन वाला ही है। ठीक है? ध्यान दो, सिंकिंग फंड मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। एबीसीएल कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स ऑफ 50 lakhs। एबीसीएल लिमिटेड हैज इशूड डिबेंचर्स ऑफ 50 lakhs टू बी रीपेड आफ्टर 7 years। ठीक है? 7 साल बाद आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है रीपेमेंट की। हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन अ सिंकिंग फंड? ठीक है? कंसेप्ट आपको पता ही है कि हर साल हम इन्वेस्ट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट मिला मिला के एक सर्टन मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जो रिडम्पशन का ही अमाउंट होता है। हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं और रिडीम कर देते हैं। सिंकिंग फंड का पर्पस आपको पता ही है। तो 50 लाख के डिबेंचर है, मतलब 50 लाख अमाउंट आपको चाहिए 7 साल बाद। यानी 50 लाख प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है, पहले ये माइंड क्लियर कर लो, तभी आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। काफी बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अरे भाई समझो ना आप कंसेप्ट, इसलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट क्लियर करो तो उनको चिढ़ मचती है। क्या सर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या? मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? अरे भाई बहुत सारी चीजें होती है ना, ग्रामर भी पकड़ना है, मैथमेटिक्स भी पकड़ना है, कंसेप्ट मतलब बहुत सारी चीजें आती है। तो अब आपको सिंकिंग फंड अगर पता है तो 50 लाख आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख जीरो डेट पे होते हैं या 7th ईयर के एंड में होते हैं। मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? तो वो फ्यूचर वैल्यू है। 50 लाख आज की वैल्यू नहीं है, 50 लाख आपको 7 साल बाद चाहिए। तो ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, क्योंकि आपको हर साल पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फॉर्मूला या कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। क्लियर है? तो फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, टेनोर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दिया हुआ है। आपको पूछा है बताइए वो एन्युइटी क्या होगी, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करें तो 7 साल बाद 12% के हिसाब से आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। आ रहा है समझ में? तो फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ भी चुके हैं, ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान दो, बोलो क्या फॉर्मूला आएगा? फ्यूचर एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू 1 + I
रेज टू द पावर n माइनस 1, याद आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, न्यूमरेटर में कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय i, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। बोलो अब हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दी हुई है, यही बस फर्क है उसमें। तो 50 lakhs डिवाइड इज इक्वल टू ए हमको निकालना है 1 प्लस 0.12 रेज टू द पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12। बोलो सर क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो 50 lakhs इंटू 0.12 वो आएगा 6 lakhs इज इक्वल टू ए। अब बोलो डब्बा सॉल्व करो, ये आएगा 1.12, 1.12 का 7th पावर निकालो, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। बोलो 1.12 स्क्रीन पे ले लो, इनटू इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर, यानी 2 हो गया। अब इक्वल टू दबाते जाओ और काउंटिंग 3 से स्टार्ट करना। स्क्वायर आपके स्क्रीन पे आ चुका है 1.2544, 1.2544 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वो स्क्वायर है। इक्वल टू दबाते वक्त काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 3 से, तो 3 4 5 6 7 यानी 2.21068। बोलो तो 2.21, बस 2.21 ले लो भले, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड वाला तो उधर भेज दिया अपन ने, ठीक है। बोलो तो ब्रैकेट सॉल्व करो, यही 2.21 में से माइनस 1 कर दो तो ये आएगा 1.21 और इसको अपन इधर भेजेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.21068। बोलो इसी से 6 लाख को डिवाइड करना है, तो इसको m प्लस कर दो। इसको डिनोमिनेटर जब भी आपको बाद में यूज करना हो और डिनोमिनेटर आपके स्क्रीन पे हो तो सबसे बेस्ट क्या होता है, m प्लस दबा दो, उसको मेमोरी में सेव कर दो। तो m प्लस दबा दिया तो मेरे मेमोरी में आ गया। अब मुझे करना क्या है, 6 लाख ले लो स्क्रीन पे, 6 लाख डिवाइडेड बाय, अब वो स्क्रीन पे लाना है तो MRC दबा दो, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 1.21 और इक्वल टू दबा दो, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4,95,588, 4,95,588, ठीक है, यानी 4.96 lakhs, राउंड अप 4.96 lakhs। क्लियर है? तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे पकड़ना है पहले कि भाई डेटा देख के पहले समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा कि फ्यूचर वैल्यू का लगेगा, सिंगल कैश फ्लो का लगेगा कि एन्युटी का लगेगा, ये सब आपको लैंग्वेज से समझना है। काफी बार कंसेप्ट भी यूज करना पड़ सकता है, जैसे सिर्फ सिंकिंग फंड वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि वो फ्यूचर वैल्यू होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट प्लस ग्रामर प्लस मैथ सब मिला के आपको ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसीलिए वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए सर, तो ये आपका यहां आपका समाप्त हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहां आपका समाप्त हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहां समाप्त हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, टाइम ज्यादा बचा है नहीं, पढ़ लेते हैं, चलो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 में ही आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में ही पहला पार्ट जो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो अपना हो गया, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करवाया सर, हर टाइप का करवा दिया है सर, इसमें और बिल्कुल भी ये मत सोचना सर ये वो सब उसी के वेरिएंट्स हैं, सब उसी के वेरिएंट्स हैं, सारे टाइप के फॉर्मूले ही हो गए ना अपने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी हो गया, परपेचुइटी भी हो गया, सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, सब हो गया ना। अब जो भी क्वेश्चंस हैं सर वो उसके वेरिएशंस हैं जो आपको अब जमने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप ट्राई करते रहो, जब भी आपको कोई डाउट रहा ऐप पे सर मैं अवेलेबल हूं, ऐप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए सर अब आ जाइए ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सर एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स, एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। दो फॉर्मूले होते हैं वैसे, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। नॉर्मली एवरेज लेना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट होता है और उसको डेप्रीसिएशन आप चार्ज करते हो, तो इन्वेस्टमेंट तो धीरे धीरे कम होते जाती है ना, तो इसीलिए बेटर माना जाता है कि आप एवरेज लो, ठीक है। तो एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये नॉर्मल फॉर्मूला चलता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। क्लियर है? चलिए सर आ जाइए,
फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ टू मशीन्स नेमली ए एंड बी आर डिटेल्ड बिलो डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन एसएलएम बेसिस, ठीक है, डेटा दिया है आपको, ध्यान देना। एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बोथ द मशीन्स इज 5 years, ठीक है, 5 years का लाइफ है, ठीक है, और 5 साल का आपको दिख भी रहा है कैश फ्लो, अपना उसकी अर्निंग दी है। नेट इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस, मतलब ये वही प्रॉफिट है जो फॉर्मूले में लगते हैं, डायरेक्टली आपको दिए हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ARR है, इसमें कैश फ्लो कंसेप्ट यूज नहीं होता, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यूज नहीं होता है, और यही इसके लिमिटेशंस है, ठीक है। नॉर्मल अकाउंटिंग टाइप का एक क्वेश्चन है, पूछा है बताइए सर ARR क्या है मशीन ए एंड बी का। तो करना क्या है सर, पहले आपको अर्निंग का एवरेज लेना पड़ेगा। यहां एवरेज सिंपल एवरेज ही होता है, यहां वेटेड एवरेज अप्लाई नहीं होता, वेटेड एवरेज डज नॉट अप्लाई। तो ये आपका अकाउंट्स का गुडविल का क्वेश्चन नहीं है, अकाउंट्स का गुडविल का क्वेश्चन नहीं है कि आप ट्रेंड देखोगे, ये ट्रेंड वेंड का कंसेप्ट ही नहीं है। ARR में लिखा ही हुआ है कि पूरे प्रोजेक्ट की जो अर्निंग है वो ऐड करो और डिवाइडेड बाय लाइफ, मतलब ये फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज का। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, जो है एवरेज ले लो, सिंपल एवरेज, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा ट्रेंड और आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। नहीं सर हमने पढ़ा था कि सर वो नहीं सर वेटेड एवरेज लेना है, ठीक है, वो अलग है सर, वो गुडविल में यूज होता है, वो वैल्यूएशन में यूज होता है, यहां यूज नहीं होगा क्योंकि यहां ARR का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट लाइफ, ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर है, तो ध्यान दो। पहले मशीन एक का बताओ सर, बोलो सर ए का क्या होगा, पूरे प्रॉफिट्स ऐड कर दो, प्रॉफिट दोनों के सेम ही है, एक का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक का डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है, बोलो। तो 3375 प्लस 5375 प्लस 7375 प्लस 9375 प्लस 11375, तो टोटल प्रॉफिट्स आते हैं 36,875 डिवाइडेड बाय 5, बोलो सर 7375। अब ऑफ कोर्स बी का भी सेम ही आएगा क्योंकि नंबर्स तो सेम ही है, बस एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, असेंडिंग में है, एक डिसेंडिंग में है, नंबर्स सारे सेम है, तो टोटल तो सेम ही आएगी 36,875 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर सेम आएगा। अब आप बोलोगे ये तो गलत है, मैं भी वही कह रहा हूं ये गलत है, इसीलिए तो इस थ्योरी का ड्रॉबैक है ना, इसी का लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है कि यार अगर अमाउंट टोटल हो सेम हो, लेकिन अगर एक का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो एक का डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, एक के स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट आ रहे हैं एक के स्टार्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। पर ये सब कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंसिडर होता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला मेथड नहीं है, आपने पढ़ा ही है। डिस्काउंटेड टेक्निक्स अलग होती है, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स अलग होती हैं। नॉन डिस्काउंटेड में आप पढ़ते हो ARR, पे बैक पीरियड मेथड, ये सब पढ़ते हो, और डिस्काउंटेड में आप क्या पढ़ते हो NPV, IRR, PI, तो सब पता ही आपको, ठीक है। तो ये वैसे भी नॉन डिस्काउंटेड मेथड ही है और यही उसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो मेरा एवरेज एनुअल रिटर्न कितना है 7375, ठीक है, बोलो सर फॉर्मूला क्या है ARR का, एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, बोलो सर ए का बताओ पहले। एवरेज इनकम 7375, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी इत्तेफाक से दोनों सेम ही है, तो सब आंसर सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है। तो यही ये क्वेश्चन का एनालिसिस है कि सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम अर्निंग है, लेकिन अगर ट्रेंड अलग अलग हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करके अगर आप बाद में एनपीवी या कुछ और निकालोगे तो उसमें आंसर अलग अलग आता है। पर क्योंकि ये नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है, इसमें दोनों मशीन सेम दिखेगी, जो कि एक्चुअली नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको टाइम वैल्यू कंसिडर करना चाहिए और दोनों का रिटर्न अलग अलग आना चाहिए, पर नहीं आता, और यही इस मेथड का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। क्लियर है, चलिए तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालो सर। अब ये भी अकाउंट्स में आपने पढ़ा ही होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब एसेट स्टार्टिंग में आप खरीदोगे तो 56,125 बुक्स में वैल्यू आएगी, डेप्रीशिएट करते 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 वो वैल्यू जीरो होती है, स्क्रैप वैल्यू जितनी होती है, स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है तो आप जीरो ले लो। तो मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, ये जो दिया है 56,125, और कितने साल का है, 5 साल। 5 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो इन्वेस्टमेंट की। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है।
ठीक है, बोलो एवरेज इन्वेस्टमेंट, दोनों का वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा एवरेज का, यहां निकाल लो 56 125 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बोलो 28062.5, बोलो सर, तो 28062.5 इंटू 100 7375 डिवाइडेड बाय 28062.5 इंटू 100, तो ये आ गया 26.28%, 26.28%, ठीक है, बी का भी सेम आएगा, ठीक है, बी का भी सेम आएगा, ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा, है ही अजीब, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ही अजीब, ठीक है, चलिए सर, तो आया ख्याल में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, सिंपल एवरेज लेना है, वेटेड एवरेज नहीं लेना है, भले ही आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया गया हो प्रॉफिट्स का, स्टिल आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना है, इसमें डेप्रीसिएशन कोई इफेक्ट नहीं आता, वो कैश फ्लो वाले मेथड्स में आता है, जिसमें आप कैश फ्लो निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट से कैश फ्लो निकालना पड़ता है, तब डेप्रीसिएशन एडबैक होता है, इसमें कैश फ्लो नहीं निकालना, यही इसका ड्रॉबैक है कि ये प्रॉफिट बेस्ड मेथड है, कैश फ्लो बेस्ड मेथड नहीं है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपका एआरआर। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, वो है पे बैक पीरियड, ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, मतलब ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती, और पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है, ये टाइम बताता है कि आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ये कितने समय में रिकवर होगा फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, फ्रॉम द अर्निंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, नॉट फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट्स, फर्क है, ये सिर्फ पे बैक है, सिंपल पे बैक, ठीक है, तो पे बैक पीरियड बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर होगा, और जितना जल्दी रिकवर हो जाए उतना अच्छा है, उतना रिस्क आपका कम होगा, इन्वेस्टमेंट जैसे ही रिकवर हो जाएगी उसके बाद ही तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है, बीपी और वो एमओएस आपने पढ़ाई है, तो पे बैक जिसका भी कम रहा, जिसका भी पे बैक सबसे कम रहा वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, ये उसका डिसीजन क्राइटेरिया है, ठीक है, या अगर आपका इंटरनल कोई क्राइटेरिया है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम कोई ऐसा पे बैक का आपका क्राइटेरिया है, तो आप उसको क्राइटेरिया से कंपेयर करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो, पर अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से एक ही सिलेक्ट करना चाहते हो तो जिसका भी सबसे कम पे बैक पीरियड रहेगा वो सिलेक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक है कि आपका जो अर्निंग है, यानी अर्निंग का पैटर्न क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, अर्निंग्स कैसी हैं, अगर अर्निंग्स कांस्टेंट हैं, एनुअल हैं और कांस्टेंट हैं, और एक है कि वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला आता है वो है अब ये रिकवरी वाला फॉर्मूला है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें न्यूमरेटर में आता है, मतलब ये एआरआर का उल्टा है, ये एआरआर का उल्टा है, एआरआर में इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में आता है, कमाई ऊपर आती है, और वो इसीलिए एआरआर क्या बताता है कि एक साल में आप कितना कमा रहे हो, ये उल्टा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में रिकवर होगी, एग्जैक्टली एआरआर का उल्टा है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा है, क्योंकि कांस्टेंट है आपके अर्निंग्स तो ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, बट अगर आपके अर्निंग्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, तो आपको क्यूमुलेटिव अर्निंग्स देख के इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, जो अपन इसमें भी देखेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान दो, अर्निंग्स के पैटर्न के हिसाब से आंसर निकलता है और अप्रोच डिसाइड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएनपी लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेसिंग एन एसेट कॉस्टिंग 80,000 यानी इन्वेस्टमेंट है, हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, टेनोर 4 years है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years द नेट इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो
जो दिया है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे कैश फ्लो यूज नहीं होता इसमें क्योंकि ये नॉन कैश टेक्निक है, बट अब जो दिया है आप ले लो। तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है 25,000 पर एनम पहले 2 साल के लिए, एंड द लास्ट 2 years 20,000 पर एनम। 4 साल का ही ना, 4 साल का ही है। पहले 2 साल 25,000 पर एनम, लास्ट के 2 साल 20,000 पर एनम, लेकिन फ्लक्चुएट हो रहे हैं पूरे लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट नहीं है, तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे सर, आपको इंटरपोलेशन से निकालना पड़ेगा। तो मेरी बुक में मेरा जो पीडीएफ है उसमें अगर फॉर्मूला यूज किया है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, जो अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, बोलो सर। तो इसमें कैसे सॉल्व होगा, चार्ट बनाओ, ईयर, एनुअल इनफ्लो और क्यूमुलेटिव, 1 2 3 4, बोलो। पहले 2 साल 20,000 20,000, थर्ड ईयर 20,000 20,000, ठीक है। अब निकालो क्यूमुलेटिव, बोलो क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है, पहले साल का एक ही साल है तो वही आएगा। सेकेंड ईयर का कैसे आएगा, पहले 2 साल का मिला के, तो 25 + 25 50। थर्ड ईयर का कैसे आएगा, तीनों साल का मिला के, 2 साल तो आपने निकाल लिए ना, दूसरे में बस तीसरा ऐड कर दो, तो 50 + 20 वो आएगा 70। फिर 3 साल का हो गया है ना, अपन को 4 का चाहिए तो 1 साल का ऐड कर दो, ये आएगा 90। क्लियर है। अब बताओ कि आपका इन्वेस्टमेंट कौन से साल में रिकवर हो रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट था सर 80,000, इसमें 80,000 कहां आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो आपको रेंज पता चल गई कि मेरा 4th ईयर में वो रिकवर हो रहा है, 3 साल के बाद, चाहे चौथा साल चालू है, 3 साल हो चुके हैं, अब मैं चौथे साल में हूं, तो आपको एक रेंज के अंदर अगर आंसर निकालना होता है तो इंटरपोलेशन मेथड यूज होती है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो मैं 70,000 तक पहुंच चुका हूं सर 3 साल में, और पूरी रेंज जो है वो 90,000 तक है 4 साल तक। एक रेंज है टाइम की, एक रेंज है अमाउंट की। इंटरपोलेशन निकालना है आपको, यहां पहुंचना है 80,000 पे, ठीक है। अमाउंट आपको पता है, आपको टाइम नहीं पता, और यही आप इंटरपोलेशन से निकालोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि कहां तक आप पहुंच चुके हो, बेस क्या है आपका, ईयर्स में, ईयर्स निकालना है ना, तो 3, कहां तक पहुंच चुके हैं 3, प्लस कितना आगे जाना है आपको अमाउंट में, इतना आगे अमाउंट जाना है, यानी कि 80,000 - 70,000, इतना आपको आगे जाना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय पूरा रेंज कितना है अमाउंट का, पूरा रेंज कितना है 90 - 70 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल रेंज अमाउंट में, और फिर मल्टीप्लाई करो रेंज इन ईयर्स, ईयर रेंज है 1, ठीक है। बोलो सॉल्व करो, 3 प्लस, बोलो कितना आगे जाना है, 10,000 दिख ही रहा है आपको, डिवाइडेड बाय टोटल रेंज अमाउंट की कितनी है सर 20,000, और ये ईयर्स में कितना है 1 साल। तो आप जो अमाउंट का प्रपोर्शन है, जो अमाउंट का प्रपोर्शन है वो आप ईयर पे लगा रहे हो और उसको प्रपोर्शनेट निकाल रहे हो। आ रहा है समझ में, कर क्या रहे अपन, बोलो। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ गया प्रपोर्शन 0.5, आधा रास्ता आगे जाना है अमाउंट में, तो टाइम में भी आधा रास्ता आगे जाना है। पूरा रास्ता कितना है 1 साल, 1 साल का आधा, आधा साल, यानी 0.5 ईयर्स, तो 3 + 0.5 3.5, ठीक है। 3 + 0.5 3.5 ईयर्स। क्लियर है, ऐसे आपका आंसर आना चाहिए, फॉर्मूले से मत निकालो क्योंकि अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है, ये आपको आंसर लिखना चाहिए, तो ये आंसर लिखो। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाद में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो वो आप पॉज करके भी पूरा आंसर लिख सकते हो, ठीक है सर। आप आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। ये इंटरपोलेशन मेथड है, कौन सी मेथड है, इंटरपोलेशन। तो जब भी आपका रिटर्न है वो अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आपको ये इंटरपोलेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। क्लियर है। तो आज के पार्ट में इतना ही है सर, अपना 1 घंटा समाप्त होता है सर। नेक्स्ट पार्ट में आगे मिलेंगे सर, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, एक्सपेक्टेड एनपीवी, ये सब जो भी है जितना मेरे से हो पाएगा वो पूरा हम कवर करेंगे।
और फिर कुछ नया चैप्टर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 और 9 है, वो अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मेनली हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्लीज जिस टाइप के आ रहे हैं, जिस टाइप के आपके मॉड्यूल में है, वो आप सॉल्व करो। कुछ बच्चे भयानक ही अलग ही सिलेबस, अलग ही कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अपने आप को प्रॉब्लम दे रहे हैं और वो प्रॉब्लम को बाद में फैला रहे हैं। मत करो ये सब, रिक्वेस्ट है मेरी एज ए टीचर। जो टाइप के क्वेश्चन, मैं इसलिए टाइप कह रहा हूं, जो भी टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हैं, जो फॉर्मूलेज आपके मॉड्यूल में दिए हैं, आप उसके कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको जम जाने चाहिए, उसके आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। पर जो चीज आपके मॉड्यूल में ही नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा सर। मैं बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से आपको मना कर दूंगा कि ये सीएस में नहीं आ सकता, तो ये आप मत करो। क्लियर है? चलिए सर, एक रेंज तक आप मतलब जाओ, एक रेंज के बियॉन्ड मत जाओ। ठीक है, वो फिर बहुत ऑफ बीट हो जाएगा, तो जो आता है वही आपको फिर नहीं जमेगा। यही प्रॉब्लम है इसका। मैं नहीं चाहता आप नेगेटिव में जाओ, एक रेंज तक जाओ, उसके आगे फिर आप नेगेटिव में जाओगे, आप पूरा फिर चैप्टर ही छोड़ दोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक रेंज तक मैं हेल्प करता हूं, एक रेंज के बाद फिर मैं हेल्प नहीं करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और गलत डायरेक्शन में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता फ्रैंकली। चलिए सर, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उतना ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा खासा कवरेज अपना रहने वाला है, भरोसा रख सकते हैं आप। और कल आगे बढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, मतलब कैपिटल बजटिंग को आगे बढ़ाएंगे। एनपीवी, आईआरआर, पीआई सबके मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, सब पास पेपर भी कवर करूंगा और फुल प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो सिंपल लेवल के हैं, जो 1 मार्क के हिसाब से आपको आ सकते हैं, उस लेवल के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, तो फटाफट लाइक कर देना। और रिक्वेस्ट है आपसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो 2 पार्ट्स है ना, पिछला पार्ट और ये पार्ट, ये सर आपको शेयर करना है। कि बच्चे ग्रुप्स में पूछ रहे हैं, बच्चे मेरे ऐप पे पूछ रहे हैं, यही सब पूछ रहे हैं जो मैं कितनी डिटेल में, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से आपको फॉर्मूला समझा के समझा रहा हूं, वही चीजें वो डबल से पूछ रहे हैं। तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं है सर। टाइम बहुत कम है आपके पास भी, मेरे पास भी। तो प्लीज ये वीडियोस शेयर कीजिए। काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ये सब समझने में, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में मैं सारे समझा रहा हूं एक ही जगह पे। तो प्लीज शेयर कीजिए, उनको टाइम वेस्ट करने से बचाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।